सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली आपका जो एचएस सेमेस्टर 3 हिस्ट्री है उसका पहला यूनिट में एक चैप्टर आता है कल्चरल एमलगेमेशन के नाम से, और उसी में आपका बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर जैसे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। तो जैसा कि हमने विजयनगर एम्पायर का मैंने आपको एक रिवीजन सीरीज़ दे दिया है, जिसमें मैंने क्विक रिवीजन के तौर पर जो है आपका कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने विजयनगर एम्पायर को पूरा डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहमानी किंगडम को, ठीक है। तो आज का ये सेशन भी जो है इसको भी शॉर्ट ही रखेंगे, और बेसिकली इसमें आपका रिवीजन करवाया जाएगा। आपने जो भी अपने बुक से, सिलेबस से, कहीं से भी पढ़ा है तो आप उसे अच्छे से समझ लोगे। आज के इस सेशन में वही हमारा कोशिश रहेगा। तो चलिए बगैर देरी की शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो बहमानी किंगडम है उसका आपको ये डेट याद रखना है 1347 से 1527 तक। ये चीज़ याद रखना है, जैसा कि हमने विजयनगर एम्पायर में देखा था कि उसकी स्थापना हुई थी 1336 में, और 1565 में जाकर होता है क्या चीज़, बैटल ऑफ टलीकोटा, और वहाँ से उसका एंड होता है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर था विजयनगर एम्पायर। और बहमानी किंगडम के बारे में आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट था ये साउथ इंडिया में, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिला हो। तो चलिए बगैर देरी की हम लोग जाते हैं सीधा सिलेबस के ऊपर। जो कंटेंट है जो आपके लिए मैं लाया हूँ उस पर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर कि इसका ये कैसे ऑरिजिनेट हुआ बहमानी किंगडम, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का उस वक्त जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में ही जो है दिल्ली जो सल्तनत था वो पूरे साउथ इंडिया तक भी फैला हुआ था। यहाँ पर जिससे कि आपको देख सकते हैं कि 14th सेंचुरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है खासकर हमें दिल्ली सल्तनत के वक्त, ठीक है। उसने क्या किया था कि उसने दिल्ली की ग्रिप को वीक कर दिया था साउथ इंडिया पर। दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था वो पूरा साउथ इंडिया तक भी फैला हुआ था, लेकिन जो 14th सेंचुरी में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक उतना अच्छा राजा नहीं था, उतना अच्छा सुल्तान नहीं था, उसके वक्त में दिल्ली से जो ग्रिप था दिल्ली सल्तनत का साउथ इंडिया पर वो छूट गया। और इसके नतीजे में जो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर ही एक इसका मतलब वजीर कह सकते हैं अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, देखिए यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल रहा है अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, जो कि एक नॉबल था, ठीक है, तुगलक में। तो उसने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया साउथ इंडिया में, और उसने ही फॉर्म किया ये बहमानी किंगडम जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कितना आपको समझ में आया कि जो बहमानी किंगडम है वो कैसे ऑरिजिनेट हुआ। बहमानी किंगडम जो है वो दिल्ली सल्तनत से ही आया हुआ है, उसी के नॉबल ने ही इसे इंडिपेंडेंट घोषित किया था। कब, जब साउथ इंडिया पर जो है दिल्ली का ग्रिप वीक पड़ रहा था तब, ठीक है। तो आई होप कितना आपको क्लियर हुआ हो। चलिए इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर चलिए एक चीज़ यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि ये जैसा कि आप देख रहे हो ये दक्कन वाला रीजन जो दिखा रहा है, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये आपको बेसिकली यहाँ देखने को मिल रहा है, ये दक्कन वाला रीजन है जिसे हम लोग डक्कन प्लेटू वगैरह भी कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है जो बहमानी किंगडम की कभी मैं बात करूँ, बहमानी किंगडम तो उसके दो कैपिटल थे। बहमानी किंगडम इसकी याद रखना है दो कैपिटल हुए। पहला कैपिटल तो था गुलबर्गा, ठीक है, जिसको एहसानाबाद भी कहा जाता था, जो कि जब अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने फॉर्म किया था उसी वक्त। और उसके बाद जो है अहमद शाह वली के टाइम में इसका कैपिटल शिफ्ट होता है गुलबर्गा से बिदार, जो कि इसका सेकंड कैपिटल बनता है। जैसे कि मैं आपके लिए मैप भी लाया हूँ ताकि आपको मैप में ये रीजन भी दिख सके कहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कि बहमानी किंगडम का जो था राइवल था कौन, जैसे कि बहमानी किंगडम विजयनगर एम्पायर एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी थे। तो उस वक्त बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के दरमियान जो है राइवलरी भी थी, ठीक है। और ये राइवलरी किस चीज़ को लेकर थी, तो ये राइवलरी एक रीजन को लेकर थी जिसे हम लोग कहते हैं रायचूर दोआब। ये जैसे कि आपको ये रीजन दिख सकता है मैप में, रायचूर दोआब का रीजन। तो रायचूर दोआब जो था वो काफ़ी फर्टाइल एरिया था। दोआब का मतलब आप जानते हो द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। तो काफ़ी फर्टाइल एरिया था, काफ़ी स्ट्रैटेजिक एरिया था। इसी को लेकर जो है आपको बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच राइवलरी देखने को मिलती है। ये चीज़ भी आपको नोट कर लेना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग जो है
बहमानी किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी रूलर से दे सकता है। और अब मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि हमने मॉडल सेट में ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज में भी कर रखे हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो फाउंडर है, फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह जो थे वो फाउंडर थे। चलिए उन्हीं के बारे में देखते हैं हम लोग। इन्होंने ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेक्कन में रिवॉल्ट शुरू किया था, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया था, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने, और इन्होंने ही फॉर्म किया था बहमानी किंगडम को। तो बहमानी किंगडम का फाउंडर आपसे अगर पूछे तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, जिन्होंने सबसे पहले जो है डेक्कन रीजन में रिबेलियन स्पार्क किया था और ख़ुद को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया था, और बहमानी किंगडम का ओरिजिन हुआ यहाँ से। इसके बाद आपको कॉन्सोलिडेटर देखने को मिलता है। कॉन्सोलिडेटर मतलब जो कि उन्होंने फाउंड करके इस एम्पायर को बना दिया, अब इसे मजबूत, इसे स्ट्रांग बनाना, इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, वो करने का काम किसने किया? मोहम्मद शाह वन ने, मोहम्मद शाह वन ने किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो किंगडम था उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के बाद। इसके बाद हम लोग बात करें कि अगर हम बात करें इस एम्पायर के वक्त जो आर्ट था, लिटरेचर था, पोइट्री थी, या फिर कल्चरल जितने भी हमें एक्सपांशन देखने को मिलता है वो किसके टाइम में देखने को मिलता है? तो वो फिरोज शाह बहमानी के टाइम में देखने को मिलते हैं, जिन्हें पैट्रन कहा जाता है। पैट्रन मतलब ही क्या होता है? जिसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन हो, रिलेशन हो लर्निंग के साथ, पोइट्री के साथ, कल्चरल एक्सपांशन के साथ, आर्ट के साथ। इनके दौर में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में हम लोग सेपरेट एक स्लाइड में भी पढ़ने वाले हैं, वजीर के बारे में, महमूद गवान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनके बारे में हमने एमसीक्यू सीरीज हो या मॉडल सेट सीरीज हो, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा हमने एमसीक्यूज़ लगाए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से याद रखना है, क्योंकि ये विजनरी वजीर थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेमस वजीर। अगर आपसे बहमानी किंगडम का कोई पूछे तो वो महमूद गवान थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, जो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह है उनको हसन गंगू भी कहा जाता है। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, हु इज़ नॉन एज हसन गंगू, तो आपको ये भूलना नहीं है, हसन गंगू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हसन गंगू भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट आते हैं वापस महमूद। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं महमूद गवान की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, बहुत विजनरी वजीर थे ये। याद रखना वजीर थे ये, ठीक है। आपको बताना है कि सुल्तान के अंडर वजीर थे, सबसे पहले इन्होंने काम किया, ठीक है। तो आप देखिए, तो ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें माना जाता है। हालांकि ये सुल्तान नहीं थे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सुल्तान नहीं थे, वो वजीर थे। अब सुल्तान के वजीर होते हैं जो उनको एडवाइस देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एम्पायर को उसके पीक पर ले गए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, सब जगह पर इनका बहुत अहम रोल रहा है। इनकी एडवाइस पर ही आप देखो तो ये एम्पायर अपने पीक पर था, काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ हो। महमूद गवान के बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे एक सेपरेट स्लाइड में, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है और ये मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे यूनिट का। चलिए इसके बाद हाँ, थोड़ा गवर्नेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने गवर्नेंस देखा था विजयनगर एम्पायर में, हमने अमारम के बारे में देखा था, नयनकारा सिस्टम देखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें इनके गवर्नेंस को लेकर, तो सबसे पहले सबसे टॉप पर तो एक सुल्तान था, सुल्तान जिसके पास क्या थी, मिलिट्री अथॉरिटी थी, सुप्रीम था वो, और साथ ही एक मॉडल था, एक पर्सनल गवर्नेंस। अब ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। देखो, कोई भी सुल्तान होता है तो उसके अंदर, सुल्तान के अंडर क्या होते हैं, नॉबल्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, सुल्तान के अंडर क्या कौन है, नॉबल्स, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में जो, अच्छा ये मैं नॉबल्स में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो सुल्तान के अंदर कौन थे, वजीर बोल दीजिए आप या नॉबल्स बोल दीजिए, ये होते थे। और उनके अंदर कौन थे, उनके अंदर बहुत सारे टरफ्स थे। टरफ्स का मतलब क्या होता है, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को टरफ्स कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, उनके वक्त जो प्रोविंसेस थे उनको इक्ता कहा जाता था, इक्ता, और जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे उनको इक्तादार कहा जाता था। उसी तरह से आप देखो तो बहमानी किंगडम में जो प्रोविंसेस हुआ करते थे उन्हें टरफ्स कहा जाता था, ठीक है। और इन टरफ्स के जो गवर्नर हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें टरफदार कहा जाता था। तो आयोग कितना आपको समझ में आया हो। अच्छा, अब इन तरह, अच्छा इससे पहले कि मैं तरफदार के पास जाऊं, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जो नॉवेल्स हुआ करते थे, यानी इस स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉवेल्स जो थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। पहला हम लोग लिखते हैं डेकनी, मतलब जो लोकल नॉवेल्स थे, लोकल नॉवेल्स मतलब उसी रीजन के, उसी डेकन रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो नॉवेल्स थे उन्हें हम लोग डेकनी कहा जाता था। और एक होते थे आफाकी। अगर आपके बुक में ये सब नहीं है और आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो इसे नोट कर लीजिए, आफाकी,
ठीक है। अफाकी होते थे जो मैं बात करूँ पर्शियन से आते थे या फिर सेंट्रल एशिया से जो मुस्लिम नॉवेल्स आते थे, वो फॉरेन नॉवेल्स, उन्हें हम लोग अफाकी कहते हैं। ठीक है। तो नॉवेल्स दो हिस्सों में, मतलब यहाँ दो पार्ट में बटे हुए थे। तो बेसिकली यहीं पर पर्सिया की जो बात की जा रही है गवर्नेंस की, वो यहीं की बात की जा रही है। अफाकीज़ जो नॉवल हुआ करते थे उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं जो तरफदार हुआ करते थे यानी प्रोविंशियल गवर्नर, उनके काम क्या होते थे। उनके काम बिल्कुल मनसबदार की तरह हुआ करते थे। जैसे अकबर के रेन में अगर हम लोग मनसबदार आपने पढ़ा हो अगर, तो बिल्कुल उनका तरह ही काम था इनका कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो प्रोविंस उन्हें दिया जा रहा है उनमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, साथ ही रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, सुल्तान को। जब भी जंग हो, जंग के वक्त मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना सुल्तान को। तो सुल्तान के पास डायरेक्ट आर्मी नहीं हुआ करती थी, बल्कि सुल्तान के जो तरफदार हुआ करते थे उनके पास अपनी अपनी सेपरेट आर्मी थी। और जब भी एम्पायर का या किंगडम का कोई जंग हुआ करता था तो यही तरफदार क्या प्रोवाइड करते थे इन्हें, अपनी आर्मी या मिलिट्री प्रोवाइड कर देते। अब यहीं पे सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब आप सोचिए, ये जो मिलिट्री होंगे, ये जो आर्मी फौज होंगे, ये किसके मतलब मैं बोलूँ फरमादार होंगे, किसके लॉयल होंगे, तो ये किसको ऑबे करेंगे। ये जाहिर सी बात है अपने तरफदार के लिए नॉवल होंगे, क्योंकि यही इनके दरमियान रिवेन्यू शेयर भी करता था। ठीक है। तो इसके ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। यही एक कहीं ना कहीं एक लूप होल आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। चलिए इसके बाद चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको महमूद गवान के बारे में सेपरेट एक स्लाइड में पढ़ाऊंगा, तो उसे डिस्कस करते हैं। महमूद गवान के बारे में आपको याद रखना है, पहला तो बहुत विजनरी वजीर थे अंडर बहमानी किंगडम में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि महमूद गवान क्या दक्कनी थे, मतलब वो लोकल थे या फिर फॉरेनर थे, ये अफाकी थे। तो याद रखना है ये अफाकी थे। यहाँ पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, ये एक अफाकी थे। यानी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पर्सियन नोबल थे, रिनाउंड फॉर एक्सट्रीम ऑनेस्टी, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार थे और काफ़ी एफिशिएंट थे। अभी जब इनके डेथ के बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, जो इवेंट बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इन पर किस तरीके से ट्रेजरी का जो है इल्ज़ाम लगाया गया था। ठीक है। हालांकि बहुत ऑनेस्ट मतलब ये वज़ीर थे। और इन्होंने क्या किया था, अम्पायर को, या पूरा एम्पायर को 8 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, ताकि जो है रिबल पावर को डाइल्यूट किया जा सके, उसे रोका जा सके, अलग अलग प्रोविंसेस में बांट दिया जा सके। इसके अलावा इन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन का जो है प्रोसेस शुरू किया, करप्शन को कम किया, इनके दरमियान जो प्रोविंशियल नॉवल्स हैं उनमें करप्शन को कम किया, साथ ही साथ जो है सेंट्रल अथॉरिटी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, उसे रिस्टोर किए। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे ये, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। जैसे कि अभी मैं नीचे दिखाऊंगा कि इन्होंने बिदार में एक मदरसा भी इस्टेब्लिश किया था, जिसे महमूद गवान मदरसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है पूरे कैपिटल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक सेंटर बना दिया इस्लामिक लर्निंग और लिटरेचर का। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी बात आपको महमूद गवान के ऊपर समझ में आई हो। महमूद गवान की बात करें तो मैं पहले एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक पर्शियन नॉवल थे, याद रखना है। ऑप्शन में आएगा कि दक्कनी थे या अफाकी थे, तो अफाकी थे, याद रखना है। और साथ ही एम्पायर को 8 प्रोविंसेस में इन्होंने डिवाइड किया था, करप्शन को कम किया था, इनके दरमियान में आर्ट हो, लिटरेचर हो, इकोनॉमी हो, उनको काफ़ी बूस्ट मिला। साथ ही महमूद गवान मदरसा के नाम से बिदार में एक मदरसा भी इस्टेब्लिश किया, पूरे कैपिटल को एक इस्लामिक लर्निंग और लिटरेचर में जो है इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ठीक है। तो ये था महमूद गवान के। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि अम्पायर 2 चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस था। एक तो अपने मिलिट्री माइट की वजह से, मतलब काफ़ी स्ट्रांग मिलिट्री थी, और दूसरा अपनी इकोनॉमी एंड कॉमर्स की वजह से, जिसमें बहुत हद तक रोल किसका था, महमूद गवान का ही था। तो चलिए, अच्छा, इस मिलिट्री में आपको याद रखना है कि इनके पास काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्स थी, जिनमें कैवलरी भी थी। कैवलरी का मतलब होता है वो सोल्जर जो हॉर्स पर लड़ाई करते हैं। इसके अलावा इन्फेंट्री थी, मतलब वो सोल्जर्स जो अपने फुट सोल्जर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो भी थी। और साथ ही साथ इनके पास आर्टिलरी भी थी, मतलब तोप भी थे, तोप जिन्हें हम लोग तोप कहते हैं। ठीक है, वो भी थे। इसके अलावा याद रखना है कि इन्होंने जो है बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स को जो है शुरुआत में ही इन्होंने अडॉप्ट किया था, साथ ही साथ गन पाउडर भी इनके पास था। तो इतनी सारी चीज़ें, इसलिए जो है ये एम्पायर काफ़ी आपको देखो बहुत मजबूत दिख रहा होगा। दूसरी तरफ बात करें अगर ये सब इन्होंने ये मिलिट्री माइट को क्यों बढ़ाया, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके राइवल्स कौन थे, विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर को आप लाइटली नहीं ले सकते, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि हमने देखा था। तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए, उनसे मतलब उनको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इनका मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रेरियन बेस था, मतलब जो लैंड रेवेन्यू आते थे वो कहाँ से आते थे, वो लैंड पर राइस, वेट, कॉटन के प्रोडक्शन से आते थे, उनके कल्टीवेशन से आते थे। इसके अलावा याद रखना है कि जो दक्कन पोर्ट्स था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था, और उससे जो ओवरसीज़ कॉमर्स और ट्रेड चलते थे,
ठीक है। ओवरसीज़ कॉमर्स मतलब जो फॉरेन से कॉमर्स वगैरह होता था वो सब चलता था। साथ ही साथ ये जो है टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते थे, और साथ ही स्पाइसेस यानी जो मसाले वगैरह होते थे वो भी एक्सपोर्ट करते थे। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बहमानी किंगडम जो है उनका एक्सपोर्ट मटेरियल क्या था और इम्पोर्ट मटेरियल क्या था। तो एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल और स्पाइस करते थे, लेकिन इम्पोर्ट क्या करते थे, हॉर्सेस, लग्जरी गुड्स फ्रॉम पर्सिया। इसके अलावा अरेबिया और सेंट्रल एशिया से भी इनका काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हम देख सकते हैं सेंट्रल एशिया से इनके पास नॉवल्स भी थे, पर्सिया से नॉवल्स थे। महमूद गवान वाज आल्सो वन ऑफ देम। ठीक है। तो आई होप कि इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे बहमानी किंगडम के डिक्लाइन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वो क्या सारे फैक्टर्स थे, वो क्या सारी रीजंस थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस वेल्दी और इस रिच किंगडम के डिक्लाइन की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मेन मुद्दा हमें देखने को मिलता है वो दिखता है जो डेक्कनी और अफाकीज थे उनके दरमियान जो थी हमें एक तरीके से एक दूसरे के वो राइवल बन गए थे। ठीक है। डेक्कनी मैंने आपको बता दिया जो लोकल मुस्लिम नॉवल्स थे, और जो फॉरेन मुस्लिम नॉवल्स थे पर्सिया और सेंट्रल एशिया के, उन्हें अफाकी कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इनके दरमियान जो है खींचातानी होने लगी, ये एक दूसरे से जेलसी फील करने लगे, इनके दरमियान यूनिटी ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ा रीज़न था बहमानी किंगडम के डिक्लाइन की तरफ, क्योंकि आप ही सोचो एक ऐसा एम्पायर, एक ऐसा किंगडम जो कि कहीं ना कहीं अपने नॉवल से कितना ज़्यादा अफेक्ट था कि उसमें महमूद गवान जैसे वजीर थे, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस था। लेकिन वही नॉवल्स जब अपने आप में यूनिटी ही खो देंगे तब वो किंगडम किस बात का रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आई होगी। बहमानी सोसाइटी में एक तो याद रखना है सेकुलर सोसाइटी था, यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस, साथ ही साथ इंटरनल यूनिटी हमें देखने को मिलती है। अब बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशन भी था, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम एम्पायर तो हिंदू पॉपुलेशन नहीं, हिंदू पॉपुलेशन भी थे, इंटरनल यूनिटी भी था, और जो है सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा सेकुलर था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फाइट हमें देखने को मिलता है वो इन दोनों राइवल्स के बीच देखने, ये दोनों आपस में ही राइवल बन गए थे। हालांकि सोसाइटी सेकुलर था, लेकिन जब ये आपस में ही जो है लड़ने लगेंगे तब तो फिर हो गया। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं जाकर रीज़न बना इनके डिक्लाइन का। अच्छा, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इंडो इस्लामिक अमलगमेशन देख लेते हैं। इंडो इस्लामिक का मतलब क्या होता है कि जो इंडियन और इस्लामिक जो सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है इनका आर्किटेक्चर में, जैसे कि आपको देखो ये डोम्स देखने को मिल रहा है, देखो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये जो डोम्स आपको देखने को मिल रहा है तो ये तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। साथ ही जो बाहर से इन्होंने एक्वायर किया पर्सिया से, वो ये आर्चेस, देखो ये आर्केस आपको देखने को मिल रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है। ऐसे ऐसे जो आर्केस थे, तो ये स्वीपिंग आर्केस जो थे ये पर्सिया का एक डिज़ाइन था। इसके अलावा आप नीचे आइए, नीचे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ का मॉस्क आपको देखने को मिला, जो कि गुलबर्गा और बेदार में आपको देखने को मिलता है, फोर्टिफाइड है। और ये फोर्टिफाइड वाला चीज़ हमें कहाँ किस में देखने को मिलता है, ये हमें पर्टिकुलरली इंडियन जो हिंदू जो है आर्किटेक्चर्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो किस तरीके से देखो यहाँ पर अमलगमेशन हुआ, सिंथेसिस हुए आर्किटेक्चर के। ठीक है। तो ये चीज़ दिखाता है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हिंदू जो है और इस्लामिक लिटरेरी ट्रेडिशंस भी एक साथ देखने को मिलते हैं, साथ ही पर्शियन लैंग्वेज भी इसमें फ्यूज़ किए गए। तो ये काफ़ी चीज़ों से मिलकर ये सिंथेसिस होकर जो है ये आर्किटेक्चर बना हुआ था, और बहुत सारे लिटरेचर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए, इससे पहले जो है एक डिक्लाइन पढ़ लें हम लोग। चलिए पहले डिक्लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इनका कंपैरिजन करवा दूंगा। चलिए, डिक्लाइन में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं बहमानी किंगडम के डिक्लाइन की तरफ। तो बहमानी किंगडम के डिक्लाइन के पीछे ये सब कुछ रीजन है जो कि मैंने एक माइंड मैप के थ्रू, एक स्लाइड्स के थ्रू आपके सामने लाकर लिख दिए हैं, ताकि आपको एक जगह ही सब मिल जाए। पहला क्या था, पहला था जो अनजस्ट एग्जीक्यूशन था, किसका, विजनरी वजीर महमूद गवान, ड्यू टू कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज। अब महमूद गवान को ही इन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी थी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, जो कॉपी पेन अगर आप लेके बैठे हैं 2 मिनट साइड रख दीजिए, ध्यान से पहले स्टोरी सुन लीजिए। क्या था महमूद गवान के एग्जीक्यूशन के पीछे का स्टोरी या फिर इवेंट। देखो, महमूद गवान को जिस वक्त फांसी दी गई उस वक्त के रूलर थे मोहम्मद शाह थ्री, बहमानी किंगडम के। ठीक है। और वो काफ़ी मतलब ड्रंकेड, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से सुल्तान थे, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया करते थे। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त क्या किनके बीच यूनिटी ख़त्म हो गई थी, जो डेक्कनी थे और जो अफाकी थे वही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। ठीक है। तो अब जो डेक्कनी थे, जो कि वहाँ के लोकल मुस्लिम नॉबल्स थे, वो महमूद गवान की तरक्की को देखकर काफ़ी जेलस फील करते थे कि ये तो फॉरेनर है ना, एक तरीके से पर्सिया से वो आए थे, इतने ज़्यादा मतलब राजा के काफ़ी करीब थे, काफ़ी विजनरी वजीर बन गए थे। तो उनकी तरक्की से देखकर उन्होंने जो मेजर्स लिए इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए,
ये सब से वो काफ़ी जेलस फील करने लगे। कौन? दक्कनी जो नॉवेल्स हुआ करते थे। तब उन्होंने जो एक कॉन्स्पिरेसी की, एक साजिश रचा उन्होंने। क्या? महमूद गवान को फंसाने का। उन्होंने क्या किया, जो महमूद गवान का एक होता है जो सील स्टैम्पर होता है। सील स्टैम्पर क्या होता है आपको मैं बता दूं। आपने सील के बारे में तो पढ़ा होगा ना, सील। सील, कोई भी वजीर होता है उसके पास अपना एक सील होता है। ठीक है, मान लो कि बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट होकर आ रहा है तो उसको किसका सील चाहिए होगा? उसको सील चाहिए होगा किसी मतलब वहाँ के ऑफिसर का। उसी तरह से कोई भी वजीर होता है उसके पास भी अपना एक सील होता है, ताकि वो अपना मार्क दे सके कि हाँ ये चीज़ मैंने साइन किया। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह उस वक्त का तो उस वक्त रिवाज नहीं था, सील का रिवाज था। तो महमूद गवान का जो सील स्टैम्पर था, महमूद गवान के अंडर जो सील स्टैम्पर था, उसको उन्होंने रिश्वत दे दिया और उससे उनका सील कुछ वक्त के लिए छीन लिया। और उस सील को लेकर स्टाम्प मार लिया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ नहीं लिखा है, उस पर किसका स्टाम्प आ गया? उस पर स्टाम्प आ गया, मान लो ये किसका स्टाम्प है? महमूद गवान का स्टाम्प मान लिया। रिश्वत देकर उनसे उनसे नहीं लिया, उनके अंडर में जो था, जो उनका सील रखता था, सील बियरर था जो, उससे जो है रिश्वत देकर ये सील स्टाम्प ले लिया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्या लिख दिया? महमूद गवान बनकर उन्होंने खुद को महमूद गवान दिखाते हुए ये लिख दिया कि वो किसी मतलब विजयनगर एम्पायर के रूलर या फिर उड़ीसा के रूलर से हेल्प मांग रहे हैं, या उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि वो आकर क्या करें? बहमानी किंगडम पर अटैक करें। अब देखो कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी, कितना बड़ा साजिश किया इन्होंने। महमूद गवान, खुद को महमूद गवान बनाकर ये लेटर लिख दिया और उनका धोखे से उनका स्टाम्प लेकर स्टाम्प भी मान लिया कि राजा देखे तो उसे लगे हाँ ये तो महमूद गवान का स्टाम्प है, तो उसने ही लिखा होगा। अब ये चीज़ ले जाकर उन्होंने दिखाया किसको? मोहम्मद शाह तिरी को। ये देखिए ये तो धोखेबाज है, मक्कार है, आपके साथ ट्रेचरी कर रहा है। ट्रेचरी का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने महमूद गवान पर कि ये मतलब रियासत को तबाह करना चाहता है, ये बाहरी रूलर्स को इनवाइट कर रहा है आकर हमला करने के लिए। अब जब राजा ये देखा, और उस वक्त वो नशे की ही हालत में अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, उसने फटाफट उसी वक्त ऑर्डर दे दिया एग्जीक्यूशन का, फांसी का। और फिर आपको देखने को मिलता है 1481 में जाकर फांसी दी गई महमूद गवान को। अब महमूद गवान थे स्ट्रॉन्ग पिलर, स्ट्रॉन्ग बेस उस किंगडम के, अब उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद जो एम्पायर का हालत हुआ, सुल्तान भी जो है बहुत जल्दी यंग एज में ही उसकी भी डेथ हो गई, पूरा एम्पायर कोलैप्स कर गया। महमूद गवान ने मतलब महमूद गवान जो जल्लाद जिसे हम लोग कहते हैं, जब उसने उन पर छुरी चलाई उससे पहले महमूद गवान ने एक बात कही थी। उन्होंने कही थी कि ये फांसी इस इंसान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इस इंसान के जाने से इस एम्पायर का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो देखो कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, क्योंकि वो इतने ऑनेस्ट, उतने ऑनेस्ट वजीर थे। वो जानते थे कि उन्होंने एम्पायर को क्या दिया है, क्या किया है उन्होंने, और उन्हें किस तरीके से फंसाया गया है। और वो ये भी जानते थे उनके जाने के बाद इस एम्पायर का क्या हालत होगा, कितना ख़राब तरीके से ये एम्पायर कोलैप्स करेगा। तो ये स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, ताकि थोड़ा आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। देखिए हिस्ट्री बहुत किसी को बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग है नहीं बिल्कुल भी। हिस्ट्री से हमें सीख लेनी चाहिए, ठीक है, हमें लर्निंग्स लेनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आई कहानी। मतलब ये एक रियल इवेंट है जो मैंने आपके सामने पूरा डिटेल में बयान किया। तो यही अनजस्ट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें जो है फंसाया गया था और उससे उन्हें फांसी दिलाई गई थी। तो ये वजह बना कहीं ना कहीं इस एम्पायर के डिक्लाइन का। इसके बाद के जो रूलर्स आए बहुत वीक थे, बहुत इनइफेक्टिव थे, वो एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब एम्पायर फॉर्म हुआ उसको कंसोलिडेट करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर एम्पायर का एक राजा मरा, सुल्तान भी मर गया। सुल्तान को मरते वक्त, मरने से पहले ये अफसोस हो गया था कि मतलब उसने गलत किया है महमूद गवान के साथ, ठीक है। उसके बाद के जो रूलर्स आए वो इनइफेक्टिव थे, वीक थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो इंटरनल सिज्म हमें देखने को मिलता है, क्या चीज़, डक्कनी और अफाकी अभी भी लड़ रहे थे और वो इसका भुगतना पड़ा किसको? पूरा एम्पायर को, पूरे किंगडम को, महमूद गवान के डेथ की वजह से। चलिए इसके बाद लास्ट में हमें देखने को मिलता है जो तरफदार थे। अब जाहिर सी बात है एम्पायर वीक हो गया है, रूलर्स वीक पड़ गए हैं, आने वाले रूलर्स सक्सेसर्स वीक पड़ गए। तरफदार जिनके पास अपनी मिलिट्री थी उन्होंने अपने अपने रीजन्स को क्या किया, इंडिपेंडेंट करना घोषित किया। सेम चीज़ वही हुई थी, सेम चीज़ अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत जो कि दक्कन में था, जब वो वीक पड़ रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक वीक रूलर थे ही एक तरीके से, तो उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया, बहमानी किंगडम फॉर्म किया। अब बहमानी किंगडम के लास्ट फेज में जब आने वाले रूलर्स वीक पड़ते गए तो उनके अंडर जो तरफदार थे उन्होंने खुद को क्या किया, इंडिपेंडेंट घोषित किया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हिस्ट्री को आप देखोगे ना तो यहाँ पर इवेंट सेम रहेगा, सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते जाएंगे।
लेकिन इवेंट मोरल सब सेम रहेगा। ठीक है, तो खैर यही चीज़ मैंने आपको बताई डिक्लाइन के बारे में, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हम लोग। और बात करते हैं कि यहाँ पर लास्ट में ये एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू से पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 5 इंडिपेंडेंट स्टेट में जो है बढ़ गया था, ये याद रखना है। जब बहमानी किंगडम कोलैप्स हुआ तो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट बने, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, बेरार, ये याद रखना है। ये मतलब रिजल्ट था किसका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमानी किंगडम। तो ये सब डेक्कन सल्तनत जाकर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट एक रिवीजन जो हम लोग छोड़ के आए हैं, यहाँ पर एक कंपैरिजन देख लेते हैं। बहमानी किंगडम याद रखना है मुस्लिम एम्पायर था, जबकि विजयनगर एम्पायर एक हिंदू एम्पायर था, मैंने आपको बता दिया है। कल्चरल मोटिव की बात करें तो इंडो इस्लामिक सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, जबकि यहाँ में हमें प्योर ट्रेडिशनल हिंदू जो है आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों ही जो थे एक रीजन को लेकर, रायचूर द्वाब को लेकर आपस में लड़ा करते थे। आई होप कि ये चीज़ भी, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लर्न कर लेना है। एक स्लाइड्स में मैंने आपको जो है कंपैरिजन दिखा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म हुआ 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के वक्त, जिनको हसन गंगू भी कहा जाता है। कैपिटल था गुलबर्गा, देन शिफ्ट हुआ बिदार, किसने शिफ्ट किया, अहमद शाह वली ने। एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया तो ट्रफ्स में डिवाइडेड था, और ये चीज़ कब अपने उरूस पर था, कब अपने पीक पर था, अंडर वजीर महमूद गवान, जो कि काफ़ी ऑनेस्ट वजीर थे। एंड की बात करें तो 5 डेक्कनी सल्तनत में आखिरकार ये टूट जाता है। चलिए, इससे पहले मैं आज की सेशन को एंड करूँ, मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ एमसीक्यूज़, चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज़ लाया हूँ। 4 एमसीक्यूज़ हैं, 2 मैं करवा दे रहा हूँ, 2 आपको जो है मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन इजी है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम, तो मैंने आपको बता दिया कौन था, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह थे, जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग ज़फ़र खान भी कहते हैं, याद रखना है ज़फ़र खान। देखिए यहाँ पर ना अलाउद्दीन हसन बहमान शाह दिया हुआ है, ना यहाँ पर हसन गंगू दिया हुआ है, याद रखना है इनका असल नाम था ज़फ़र खान। हसन गंगू तो उन्हें कहा जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह कहा जाता है, लेकिन इनका असल नाम क्या था, ज़फ़र खान। ये चीज़ आपके लिए अगर नया होगा तो नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए इसके बाद चलता हूँ मैं, इन विच ईयर वाज द बहमानी किंगडम इस्टैब्लिश्ड, बहमानी किंगडम किस ईयर में इस्टैब्लिश हुआ था, तो 1347 में। अगर बात करें विजयनगर एम्पायर की तो 1336 में। आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। और इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलिए, विच वजीर बिल्ट अ फेमस मदरसा एट बिदार, बहुत इंपॉर्टेंट वजीर आपको बताना है, देखिए इसमें से कौन है। चलिए, द आदिल शाही डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच स्टेट, जो आदिल शाही डायनेस्टी थी उसने किस स्टेट पर रूल किया था, ये बताना है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको आता ही होगा, आप जरूर से कमेंट में करना, ठीक है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।